चलो, सबसे पहला है शब्द और पद। दिखा सबको? सबको दिखा? हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया हुआ है कि हम सब लोग अपनी अपनी भाषाओं के अनगिनत शब्दों से परिचित होते हैं तथा इन शब्दों का प्रयोग किसमें करते हैं? वाक्यों में करते हैं। जैसे दाल, चावल, रोटी, सबको दिख रहा है ना? कुर्सी, मेज, दफ्तर आदि। अब इसमें दिया हुआ है कि शब्द की विशेषताएं। शब्द की क्या विशेषताएं हैं? विभिन्न ध्वनियों के मेल या संयोग से क्या बनता है? शब्द बनता है। शब्द का निर्माण कैसे होता है? कोई भी शब्द का निर्माण कैसे होता है बताओ? हाँ, वेरी गुड। अलग अलग ध्वनियों, अलग अलग वर्णों के मेल से शब्द बनता है। और ये स्वर और व्यंजन ध्वनियां विभिन्न सीक्वेंस जिसको कहते हैं में आकर शब्द की रचना करती है। जैसे स अलग रहेगा, फ अलग रहेगा, ल अलग रहेगा। अच्छा बच्चों, एक चीज मुझे बताओ, ये दंत स फ ल व्यंजन है, उसके नीचे हल चिन्ह क्यों दिया हुआ है? उसके नीचे हल चिन्ह क्यों दिया हुआ है? कोई बता सकता है मुझे? नहीं, हर व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता से बोला जाता है। ध्यान रखोगे। जैसे क हम लोग बोलते हैं तो क में अ है ना? हाँ, क के साथ अ स्वर है। यानी जैसे देखो यहाँ पर दिया हुआ है अनुक्रम वन, सबको दिख रहा है? स के नीचे हल चिन्ह है प्लस अ। हर मात्रा नहीं बेटा, हर व्यंजन जो है वो बिना स्वर की सहायता से बोला ही नहीं जा सकता है। यानी व्यंजन के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे सफल हम बोलते हैं तो देखिए स के साथ अ दिया हुआ है, फिर प्लस फ के साथ अ दिया हुआ है, फिर ल के साथ अ दिया हुआ है। यानी हर व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, तब जाकर ये सफल बना। फिर उसी तरह फसल, फ में अ, फिर स में अ, ल में अ, तो बन गया फसल। ठीक है। अब देखिए ठीक 3 नंबर में दिया हुआ है फ अ ल अ स अ। ये बताइए किसी की माइक ऑन है? माइक ऑफ कीजिए। आवाज आ रही है? माइक ऑफ कीजिए। किसका माइक ऑन है? सिर्फ ध्यान से सुनो। 2 शब्द दिया हुआ है ऊपर, सफल और फसल। इसका अर्थ समझ में आ रहा है? सफल मतलब, सफल का क्या अर्थ होगा? हाँ, सफल यानी सफलता प्राप्त करना, किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना। और फसल यानी अनाज। ठीक है। तो कोई भी अनाज, फसल जिसको कहते हैं। तो ये 2 शब्द आपके सफल और फसल। अब शब्द की विशेषताएं मैं पढ़ा रही हूँ, ध्यान से सुनो। शब्द की विशेषता यह होती है कि शब्द भी 2 तरह के होते हैं। एक सार्थक शब्द होते हैं और दूसरा बताओ? एक सार्थक शब्द होता है, निरर्थक। वेरी गुड। निरर्थक शब्द वो जिसका कोई अर्थ न निकले, सार्थक शब्द वो जिसका कोई अर्थ निकले। तो सफल का भी अर्थ निकलता है, फसल का भी अर्थ निकलता है, लेकिन उसका नीचे जो दिया हुआ है फलस और लसफ, क्या इसका कोई अर्थ निकला? बताओ बच्चों। नहीं। तो ये जो अंत के 2 शब्द हैं ये क्या हैं? निरर्थक। क्लियर? यानी शब्द की विशेषताएं ये हैं कि शब्द का अगर अर्थ हमको समझ में आता है तब हमारा वो शब्द सार्थक है। लेकिन यदि ऐसे शब्द सिर्फ समूह में हैं लेकिन उनका कोई अर्थ यदि नहीं समझ में आता है तो वो निरर्थक शब्द हैं। दूसरा यहाँ पर देखिए दिया हुआ है शब्द भाषा की सार्थक या अर्थवान इकाई है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि ध्वनियों का ऐसा मेल या ऐसा जिसका कोई अर्थ नहीं है वो शब्द है, वो शब्द नहीं है, क्योंकि इसका कोई अर्थ क्लियर नहीं हो रहा। जैसे फलस और लफस, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए हिंदी के शब्द नहीं है। तीसरा, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है।
तीसरा जो नंबर दिया हुआ है बच्चों, ध्यान से देखो उसको। यह शब्द की सबसे प्रमुख विशेषता है। आप जानते हैं कि शब्दों का प्रयोग हम वाक्यों में करते हैं, ठीक है। और जब शब्द वाक्यों में प्रयुक्त हो जाते हैं तब वो क्या बन जाते हैं? नियम में बंध जाते हैं। और नियम में बंधने के कारण वो क्या बन जाते हैं? एक वाक्य, पद बन जाते हैं, और पद से वाक्य बन जाता है। अब जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, हर भाषा के वाक्य के नियम अलग अलग होते हैं। ये नियम ही वाक्य में आने वाले शब्दों को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, लड़का, अंग्रेजी में बॉय; दूध, मिल्क; पीना, टू ड्रिंक। हिंदी तथा अंग्रेजी के समानार्थी शब्द हैं, पर वे जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो दोनों भाषाओं के अलग अलग नियमों के अनुसार ही वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। जैसे हिंदी में है लड़का दूध पीता है, अंग्रेजी में हो गया बॉय ड्रिंक्स मिल्क। अर्थात हिंदी भाषा के नियम अनुसार पीना अर्थात वाक्य क्रिया जो है वाक्य के अंत में आती है, लेकिन वाक्य में अंत में आती है तो अंग्रेजी के वाक्य के बीच में, परंतु शब्द की सत्ता तो वाक्य से बाहर होती है, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त शब्द नहीं कहलाते। शब्द तो वाक्य के नियमों से मुक्त स्वतंत्र होता है। उसका इस्तेमाल आप कोश में भी कर सकते हैं, क्योंकि यह एक स्वतंत्र इकाई है। यानी शब्द को जब तक आप व्याकरण के नियमों में बांधेंगे नहीं तब तक वो पद नहीं कहलाएगा, और फिर पद से ही बनता है वाक्य। तो किसी इकाई के स्वतंत्र होने के दो अर्थ हैं, जो किसी दूसरे के तंत्र में बंधा हुआ नहीं है, या जो केवल अपने तंत्र में बंधा हुआ है। यानी शब्द स्वतंत्र है, इसका तात्पर्य यही है कि शब्द वाक्य के नियमों से मुक्त होने के कारण भाषा की स्वतंत्र इकाई है। शब्द अपने तंत्र अर्थात अपने नियम व्यवस्था में बंधा हुआ है। हर भाषा में शब्द रचना की अपनी व्यवस्था होती है। कौन सी ध्वनि किस ध्वनि के साथ मिलकर शब्द बनाएगी तथा किसके साथ मिलकर नहीं बनाएगी, कौन सी ध्वनि शब्द के आरंभ में आएगी, कौन सी नहीं आएगी, यह शब्द का स्व या अपना तंत्र है, जिसमें हर शब्द बंधा होने के कारण स्वतंत्र है। जैसे उदाहरण के लिए, हिंदी के शब्दों के नियम व्यवस्था यह कहती है कि ड के नीचे जो बिंदी हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? ल। और ढ के नीचे बिंदी हो जाएगा तो उसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? बताइए। ढ से ढक्कन, उसके नीचे बिंदी नहीं होती है, लेकिन जैसे ही बिंदी लगेगी तो क्या पढ़ेंगे उसको हम? बोलो, जल्दी बोलो। ढ से ढक्कन, और उसके नीचे जब बिंदी लगा देंगे तो उसको क्या पढ़ेंगे हम? कोई बता सकता है? उस वर्ड को क्या कहेंगे? नहीं, अढ़ कहेंगे। जैसे चढ़ना, चढ़ना लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? च, और ये जो अड़ के बगल में ढ दिया हुआ है ना, वो ढ के नीचे बिंदी लग गया तो वो अढ़ बन गया। च अढ़ ना करना, चढ़ना। लेकिन जब उसके नीचे बिंदी नहीं रहेगा तो उसका उच्चारण हम करेंगे ढ। लो, खाना ढक कर रख दो, ठीक है। उसके बाद उसके बगल में है मूर्धन्य न, ठीक है। तो ये जो शब्द है ड़, अढ़ और मूर्धन्य न, विसर्ग, अनुस्वार, ये जो जितने हैं ये शब्द के आरंभ में कहीं नहीं आ सकते हैं। कभी नियम, बेटा तुम लोग कोई भी देखोगे शब्द जिसमें देखोगे ड़, अढ़ और मूर्धन्य न, ये तीन जो हैं, और विसर्ग, अनुस्वार, ये जो भी शब्द हैं, जो भी हैं, ये शब्द के आरंभ में कभी नहीं लगते हैं। यह नियम व्यवस्था है, यह तंत्र शब्द का अपना है, ये नियम में है। अतः दोनों ही प्रकार से वाक्य से बाहर होने तथा अपने तंत्र में बंधे रहने के कारण शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। यानी शब्द के बारे में समझ में आया। तीन वर्ण जो हैं ड़, अढ़ और मूर्धन्य न, ये कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं आते। कोई भी ऐसा शब्द है जिसको आप देखें, सड़क, सड़क कब लिखेंगे? स, ड़ बीच में रहेगा ना। कभी भी ड़ से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, और अढ़ से भी नहीं होता है, और मूर्धन्य न से भी नहीं होता है। अब देखिए पद। यह तो आप जानते हैं कि शब्दों का प्रयोग वाक्यों में तथा वाक्यों का प्रयोग वार्तालाप में किया जाता है। शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है तब वह निम्नलिखित कार्य करते हैं। यानी शब्द की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है और वह वाक्य के नियमों में बंध जाता है।
यानी जब कोई शब्द जब किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह वाक्य के नियमों में बन जाता है। जैसे मान लीजिए लड़का है, लड़का शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, वो स्वतंत्र शब्द हुआ ना, बताओ, लड़का शब्द स्वतंत्र हुआ ना। लेकिन जब हम उसको कहेंगे लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, तो लड़का से क्या बन गया, लड़के। लड़का कहेंगे तो एक वचन, लड़के कहे तो कौन सा वचन हो जाएगा, बताओ, बहुवचन। ठीक है, तो एक वचन का वाक्य दूसरा होगा, लड़का मैदान में दौड़ता है, और जैसे ही वो बहुवचन में आएगा उसका भी वाक्य परिवर्तित हो जाएगा, लड़के मैदान में दौड़ते हैं। तो पद बनने के साथ ही उसका नियम भी परिवर्तित हो जाता है। आई बात समझ में? अब देखिए यहाँ पर लड़का घर गया, लड़का काम कर रहा है, इन वाक्यों में आए लड़का शब्द में कोई प्रत्यय दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये तो समझ में आया। अब आप यहाँ से समझिए, फिर मैं जो जरूरी है वो बता रही हूँ। शब्द और पद में अंतर, स्क्रॉल करते जाइए। सभी बच्चों को दिखा शब्द और पद में अंतर? दिख रहा है? पेज नंबर 8 में दिया हुआ है। हाँ, शब्द और पद में अंतर। यहाँ देखो अलग से शब्द लिखा हुआ है, पद लिखा हुआ है। इस अंतर को याद रखोगे बच्चों। शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर होती है। सत्ता का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व, है ना। तो शब्द का जो अस्तित्व है वो वाक्य से बाहर होती है, और पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद है। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, क्योंकि वाक्य से बाहर होने के कारण शब्द वाक्य के नियमों से मुक्त होता है। लेकिन जैसे ही वाक्य में प्रयुक्त होगा वो नियम उस पर लागू हो जाता है। लेकिन जब तक वो वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता है कोई भी शब्द, तब तक वो स्वतंत्र होता है। पद भाषा की बद्ध इकाई है। पद जो है वो भाषा की बद्ध मतलब बधी हुई, वाक्य के अंतर्गत होने के कारण शब्द भाषा के नियमों से बंधा होता है। यानी उसकी स्वतंत्रता, जैसे वो पद वाक्य में आया, शब्द की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। समझ में आ रही है मेरी बात बच्चों? कोई भी शब्द जब स्वतंत्र तब तक है जब तक कि वो वाक्य में उसका प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही वाक्य में प्रयुक्त होता है उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। स्वतंत्र होने के कारण शब्द का प्रयोग कोश में किया जा सकता है, लेकिन वाक्य के नियमों में बंधे रहने के कारण पद का प्रयोग कोश में नहीं होता। चौथा, शब्द के स्तर पर, हेलो, हाँ बोलो, चौथा अंतर, शब्द के स्तर पर रूप साधक प्रत्यय लगने का कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, शब्द से जब नया शब्द बनाना होता है तब उसमें जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं वे नया शब्द बनाने वाले प्रत्यय होते हैं। जैसे लड़का, लड़का में पन लग गया, क्या बन गया बच्चों? लड़का में पन प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया? लड़कपन। इन नए शब्दों का प्रयोग जब भी वाक्य में करना होता है तो रूप साधक प्रत्यय अवश्य जोड़े जाते हैं। रूप साधक प्रत्यय मतलब उसमें प्रत्यय जोड़कर हम उसके रूप में परिवर्तन कर देते हैं। पद बनने से पहले, चौथा नियम में देखिए, पद बनने से पहले शब्द में रूप बदलने वाले यानी रूप साधक प्रत्यय जुड़ जाते हैं, अतः एक ही शब्द के अनेक रूप शब्द या पद मिलते हैं। जैसे लड़कपन, है ना, और इसी तरह से कुछ और प्रत्यय जोड़कर ए प्रत्यय लगाकर लड़का से लड़के, पन लगाकर लड़कपन। ठीक है, शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर होती है, अतः प्रकार्य करने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। वाक्य में प्रयुक्त पद वाक्य में आकर कोई न कोई प्रकार्य अवश्य करता है, यानी कार्य शब्द का वर्ग उसके गुणों के आधार पर किया जाता है और पदों के वर्ग उनके प्रकार के आधार पर तय किए जाते हैं। कोई क्रिया शब्द यदि संज्ञा का प्रकार कर रहा है तो उस संदर्भ में वह प्रकार के आधार पर संज्ञा पद बन जाएगा। जैसे टहलना मूलतः क्रिया शब्द है, पर निम्नलिखित वाक्य में यह संज्ञा का प्रकार करने के कारण संज्ञा पद बन गया। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। 7 नंबर में देखिए, शब्द को शब्द रूप नहीं कर सकते क्योंकि उसमें रूप परिवर्तन करने वाले प्रत्यय नहीं लगे होते, और पद को शब्द रूप भी कहते हैं क्योंकि उसमें रूप साधक प्रत्यय लगे होते हैं। अब देखिए, ध्यान देने योग्य बातें हैं। वर्णों के क्रमबद्ध तथा सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ये सब ध्यान देने यानी दिमाग में रखना है, आप लोग को याद रखना है इस बात को। शब्द भाषा का अर्थवान इकाई है। वाक्य से बाहर होने के कारण शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, हालांकि यह अपनी नियम व्यवस्था में बंधा होता है।
शब्द का जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब वह व्याकरणिक नियमों में बंध जाता है और इसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को ही पद कहते हैं। शब्द अपने यथावत रूप में वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो सकता, उनमें कोई न कोई रूप साधक या रूप परिवर्तन करने वाला प्रत्यय अवश्य लगा रहता है। वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द में प्रत्यय दिखाई नहीं देता वहां शून्य प्रत्यय माना जाता है। चूंकि पद में रूप साधक प्रत्यय लगे होते हैं अतः ये शब्द रूप भी कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न बेटा कि पद से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर बताइए। शब्द और पद में क्या अंतर है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। शब्द और ठीक है, उसके बाद शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित। शब्द पद के रूप में बदल जाता है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। मैं, देश शब्दों को पदों में बदलिए। सही अथवा गलत शब्दों के यहाँ निशान लगाइए। अब क्वेश्चन नंबर 6 में मैं पूछ रही हूँ सही होगा या गलत, वो आप लोग बताएंगे। निरर्थक शब्द को भी शब्द कह सकते हैं? 1 नंबर का आंसर दीजिए। गलत। हाँ, तो 6 नंबर को आप कॉपी में नंबर लगा, हाँ 6 का 1 उसके बगल में बॉक्स बनाकर लिखिए। पहले 6 लिखिए, 6 का फिर 1 नंबर लिखिए कॉपी में और बगल में बॉक्स बनाकर उसका गलत होगा कि सही होगा उसका निशान लगा लीजिए। कॉपी में भी करते चलिए इसको, क्योंकि यहाँ पर तो नहीं कर सकते हैं ना। दूसरा प्रश्न, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है क्योंकि वह वाक्य से बाहर की वस्तु है। सही या गलत होगा? सही। हाँ हाँ, तो शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है। 3 नंबर, सही या गलत? सही, गुड। शब्द को शब्द रूप भी कह सकते हैं। शब्द को क्या शब्द रूप भी, शब्द रूप नहीं कहते हैं, हाँ ये गलत। पद बनने के लिए शब्द में शून्य प्रत्यय भी लग सकता है। शून्य प्रत्यय भी लग सकता है? बिल्कुल नहीं, सही होगा बेटा। देखो अभी जस्ट ऊपर में दिया है कि वाक्य में प्रयुक्त जिस रूप में प्रत्यय नहीं दिखाई देता वहां शून्य प्रत्यय माना जाता है। तो पद बनने के लिए जिस शब्द में शून्य प्रत्यय भी लग सकता है, नहीं यहाँ तो पद में के लिए नहीं, पद बनने के लिए उसका शून्य प्रत्यय नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, ये गलत है। 5 नंबर गलत होगा। प्रत्येक पद कोई ना कोई प्रकार अवश्य करता है। प्रत्येक पद कोई ना कोई प्रकार, यहाँ पर देखिए ऊपर में दिया हुआ है, ये सही होगा। हाँ, अब फिर देखिए शब्द, ये तो हो गया आपका पहला वाला चैप्टर। अब दूसरा चैप्टर है शब्द विचार। ये शब्द विचार भी मैंने आप लोगों को लिखवाया था, याद है? कॉपी में मैंने लिखवा दिया था। हाँ हाँ, कि शब्द विचार के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शब्दों का अध्ययन किया जाता है। हर भाषा में शब्दों की संख्या असीमित होती है और सभी शब्द एक ही प्रकार के नहीं होते। अध्ययन की सुविधा के लिए उनको अलग अलग आधारों पर विभिन्न वर्गों में विभाजित कर लिया जाता है जिससे शब्दों का अध्ययन आसानी से किया जा सके। शब्दों के वर्गीकरण के बच्चों कितने आधार हैं बताइए? शब्दों के वर्गीकरण के प्रमुख 5 आधार हैं। सबसे पहला स्रोत के आधार पर, स्रोत यानी उत्पत्ति, मैंने लिखवाया था स्रोत या उत्पत्ति। दूसरा रचना के आधार पर। तीसरा प्रयोग के आधार पर। चौथा व्याकरणिक प्रयोग प्रकार के आधार पर तथा 5वां अर्थ के आधार पर। अब सीबीएसई के नए पाठ्यक्रम के अनुसार शब्द विचार के अंतर्गत केवल अर्थ के आधार पर ही होने वाले भेदों का अध्ययन अपेक्षित है। यानी आप बच्चों को, क्लास 9 के बच्चों को सिर्फ पढ़ना है किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर, या 5वां जो है आपका अर्थ के आधार पर आपको सिर्फ पढ़ना है। यद्यपि अर्थ के आधार पर भी शब्दों के अनेक उपभेद होते हैं, जैसे पहला पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक मतलब सुनने में एक जैसा लेकिन उसका अर्थ अलग होगा। एकार्थक यानी एक अर्थ वाले शब्द, अनेकार्थक शब्द, अनेक अर्थ वाले, अर्थ भेद वाले शब्द और धारणात्मक शब्द आदि। परंतु पाठ्यक्रम में केवल 3 तरह के शब्दों यानी पर्यायवाची, विलोम और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द को ही स्थान दिया गया है। आप यहाँ इन 3 प्रकार के शब्दों के बारे में ही अध्ययन करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लास 9th में आप लोगों को सिर्फ अर्थ के आधार पर पढ़ना है और अर्थ के आधार पर ही सिर्फ 3, पर्यायवाची, विलोम और श्रुति सम भिन्नार्थक। बच्चों समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ हाँ, पहला है पर्यायवाची, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिनोनिम।
पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ लगभग समान होता है, इसलिए इनको समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए अमृत शब्द के पर्याय शब्द हैं, यानी अमृत के लिए 3 और शब्द हैं, सुधा, पीयूष, सोम। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्दों के अर्थ 100% समान नहीं होते, अतः इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करते समय यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक संदर्भ में सभी पर्यायवाची शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो सके। उदाहरण के लिए पानी और जल शब्दों को ले, ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं, है ना बेटा। पर मंदिर में या सूरज को चढ़ाने के लिए हम जल शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं कि सूरज भगवान को पानी दे दो, क्या कहते हैं बच्चे, बोलो, जल। जबकि पानी और जल इस पर्याय ही है, लेकिन कहीं कहीं उसका प्रयोग नहीं होता। जैसे कहते हैं मंदिर में भगवान जी को चढ़ाने के लिए बच्चे अपने साथ जल ले चलो, कहते हैं ना, उस समय क्या कहेंगे कि लोटा में पानी भर के ले चलो, नहीं, उस समय हम जल का प्रयोग करेंगे, पानी शब्द का नहीं। इसके विपरीत कोई यह नहीं कहता कि नाली में गंदा जल बह रहा है, नाली में बहते हुए जल को क्या कहेंगे हम लोग, पानी कहेंगे ना वहां। ठीक है ना बेटा। हाँ, गंदा पानी बह रहा है, और गंगा के जल को कभी भी गंगा का पानी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, गंगा के पानी को बोलो, जल कहेंगे, कभी भी पानी नहीं कहेंगे। इसका कारण यही है कि जल, हाँ, गंगा जल कहेंगे। इसका कारण यही है कि जल शब्द में पानी अर्थ के अलावा पवित्रता का भी अर्थ समाहित होता है। जल शब्द कहने से ही बच्चों उसमें पवित्रता का अर्थ आ जाता है, लेकिन पानी कहने से कभी नहीं। अच्छा ये बताओ, आंख से जो आंसू गिरते हैं ना, तो हम, आंसू तो पानी का ही ना रूप है बच्चों, हाँ, वो भी लिक्विड ही ना है। तो आंख, हम क्या कहेंगे कि देखो आंख से जल बह रहा है, आंख से पानी गिर रहा है, नहीं ना, क्या कहेंगे हम, आंख से आंसू बह रहे हैं। ठीक है, तो रूप यहाँ परिवर्तित हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि पर्यायवाची शब्द 100% समानार्थी नहीं होते, अतः पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। नीचे कुछ शब्दों के पर्याय रूपों की सूची दी जा रही है, इसको आप सभी बच्चे याद करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है शब्द और सबका पर्यायवाची शब्द। ये सभी बच्चे इसको या तो कॉपी में उतार ही लेंगे, और या तो इसका तुम लोग को जीरोक्स हो जाता है ना दुकान में, कैफे वगैरह में जाकर इसको निकलवा लेना। सबके मोबाइल में है ना, मोबाइल से पढ़ना संभव नहीं है तो इसका तुम लोग प्रिंट आउट निकलवा लेना। ओके, समझ में आ रही है बच्चों मेरी बात? हाँ हाँ, इसका प्रिंट आउट निकलवा के तब बैठ कर घर में इसको अच्छे से याद करना, फिर लिखना भी समस्या हो जाएगा, इतना कहाँ इतना लिखोगे, बार बार मोबाइल पे आंख पे भी जोर पड़ेगा, इसलिए इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना तुम लोग। देखो अंग का यहाँ दिया हुआ है, गात, काया, शरीर, देह, तन, और याद भी करोगे बच्चों तो वर्तनी के साथ अतिथि का, मेहमान, आगंतुक, पाहुना, अभ्यागत, ये दिया हुआ है, सब याद कर लोगे। अब पाठ के हिसाब से भी दिया हुआ है, तुम लोग स्क्रॉल करते जाओ इसको, देखो पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 में आए पाठों में निहित पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित हैं। जैसे धूल पाठ, तो धूल पाठ तो आपका एग्जाम में नहीं है ना, तो पढ़ना है। फिर दुख का अधिकार, तो दुख का अधिकार पाठ से देखना शुरू कीजिए, पाठ 2 से। औरत, नारी, महिला, स्त्री। कोई बच्चा मुझे और बता सकता है औरत का पर्यायवाची? क्या 3 ही होते हैं? 3 ही नहीं होते हैं, और भी होते हैं। और किसी को याद है, कोई बता सकता है मुझे औरत शब्द का पर्यायवाची? यहाँ तो 3 दिए हुए हैं, नारी, महिला और स्त्री। अरे महिला तो दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो क्यों बता रहे हो? नहीं, गृहिणी नहीं होता है बेटा, गृहिणी औरत का नहीं होता है, वो तो घरेलू जो महिला होती है, गृहिणी अलग ही हो गया। नारी, महिला, स्त्री, चौथा शब्द लिख लो तुम लोग, वनिता। व न हर्षिका नी तो कत्ता, वनिता। वनिता मतलब भी औरत होता है। ठीक है,
औरत लिख लो, उसके बगल में लिख लो, 3 यहाँ दिए हुए हैं, चौथा तुम लोग लिख लो, मैं जो बता रही हूँ, वनिता। दूसरा कपड़ा, कपड़ा का वस्त्र, अंबर, पट, वसन। और कोई मुझे बताए कपड़ा का और पर्यायवाची? अंबर दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो मुझे मत बताओ। चीर, च दीर्घी कर, चीर, चीर। चीर हरण सुने हो? द्रौपदी का महाभारत काल में दुर्योधन ने क्या किया था? चीर हरण। हाँ, चीर हरण यानी वस्त्र का, उसको वस्त्र उसके शरीर से उतारने की कोशिश की थी, तो चीर यानी कपड़ा। च में बड़ी की मात्रा होता है, चीर। ये भी लिख लो, कपड़ा लिखकर डैश देकर बगल में 4 यहाँ दिए हुए हैं, 5वां शब्द लिखो पर्यायवाची चीर। आंसू, आंसू का यहाँ दिया हुआ है अश्रु। लोचनाम्बु, लोचन मतलब क्या होता है? आंख। लोचन मतलब क्या होता है? लोचन मतलब आंख होता है ना। और अंबु, अंबु का मतलब होता है जल, पानी, यानी आंख से गिरा हुआ पानी, उसको कहते हैं लोचनाम्बु। आ रही बात समझ में? आंसू का दूसरा नाम लोचनाम्बु, आंख। चक्षु, लोचन, दृग, अक्षी। और क्या होता है बताओ? और आता है आप लोगों को? नयन, गुड। 5 हो गया। बुखार, ज्वर, ताप। रास्ता का मग, पथ, मार्ग, बाट। और भी कुछ होता है? 4 यहाँ दिए हुए हैं, 4 काफी है। बदन, तनु, काया, शरीर। तो इस तरह से ये पाठ के हिसाब से बच्चों दिया हुआ है। आपका काम है पढ़ना, याद करना, क्योंकि मैं परीक्षा में अभी जो आपके हर संडे जो टेस्ट हो रही है, मैं इन सब में से दे सकती हूँ। ओके, आ रही बात समझ में? तो आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है? मेरे बच्चे क्या करेंगे? चीट करेंगे, मुझे पता है। तो मुझे तुम लोग विश्वास दिलाओ कि मैडम हम लोग चीटिंग नहीं करेंगे, हम लोग याद करके ही लिखेंगे। बोलो, हाँ क्या बोल रहे हो? देख कर लिखोगे कि फिर याद? हाँ बोलो, देख कर नहीं लिखना है, याद करके। वीडियो बनाएंगे, हाँ। अब वही करूंगी मैं, टेस्ट जो तुम लोग का होगा ना, तो मैं वीडियो कहूंगी कि सब लोग वीडियो खोल कर अपना बैठो, और मैं भी यहाँ से वॉच करती रहूंगी। देखो इसी तरह से पूरा दिया हुआ है। फिर देखो इसको, पर्यायवाची हो गया। पर्यायवाची के बाद फिर क्या है? विलोम। फिर विलोम है ना? हाँ, विलोम यानी विपरीतार्थक, उसको विपरीतार्थक भी कहते हैं, तो सब पर्यायवाची हो गया। अब विपरीतार्थक शब्द देखिए, वो भी पाठ के हिसाब से ही दिया हुआ है, जो आपके पाठ में है। पर्यायवाची शब्दों में 2 शब्दों के बीच जहां अर्थ की समानता होती है, वहीं विलोम शब्दों में परस्पर विपरीत अर्थ होता है, जैसे छोटा का बड़ा, मोटा का पतला, अच्छा का बुरा। तो विपरीत होने के अर्थ होने के कारण ही विलोम शब्दों को विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। विलोम शब्द प्रायः मूल शब्दों में निषेधवाची उपसर्ग लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे आदर, उसका हो जाएगा निरादर। उचित, उचित का अनुचित। घात, प्रतिघात। कुछ विलोम शब्द बिना उपसर्ग के भी विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे जन्म के साथ मृत्यु, या जन्म के साथ मरण भी होता है। उदय के साथ अस्त, नकद का उधार। अब यहाँ देखिए ऐसे सूची दी हुई है, लेकिन पाठ के अनुसार भी यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे देखो, धूल पाठ पे दुख का अधिकार दिया हुआ है, समीप, दूर, अड़चन, सुगमता, शोक, हर्ष, द्रव, ठोस, साहस, दुस्साहस, अंधेरा, उजाला। तो इस तरह से पाठ के हिसाब से बच्चों दिया हुआ है, इसको तुम लोग जरूर से याद कर लोगे। ओके, उसके बाद श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जिसको कहते हैं आपको सुनने में एक जैसा लगे,
होमोनिम्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं। श्रुति सम शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना, श्रुति तथा सम। श्रुति का अर्थ होता है सुनना और सम का अर्थ होता है समान। श्रुति सम का पूरा अर्थ हुआ सुनने में समान, अर्थात वे शब्द जो सुनने में लगभग एक जैसे सुनाई पड़ते हैं लेकिन उसका अर्थ अलग होता है। इस तरह श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द वे हैं जो सुनने में लगभग समान प्रतीत होते हैं पर उनके अर्थ भिन्न होते हैं। जैसे अनल अनिल, अवधि अवधि, अम्बु अम्ब अम्बु। अब इन शब्दों की रचना में देखिए, अनल, अनल मतलब हवा, अनिल मतलब हवा, और अनल मतलब क्या होता है? अनल का अर्थ कोई बताइए? अनल का अर्थ होता है आग, और अनिल मतलब हवा। उसके बाद अवधि, धा में छोटी की मात्रा अवधि, इस अवधि का क्या समय अर्थ होता है? समय, समय सीमा, उसको अवधि बोलते हैं। और अवध में बड़ी की मात्रा अवधि, यानी अवध में बोली जाने वाली भाषा, उसको अवधि भाषा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये दिया हुआ है। यहाँ पर अंत, अंत पाठ के अंत में अभ्यास दिए गए हैं। और अंत्य, अ अनुस्वार आधा त य, अंत्य का मतलब होता है नीच। तुम जैसे अंत्य व्यक्ति के मुंह कौन लगे, यहाँ वाक्य में भी दे दिया गया है ताकि समझ में आप लोग को आए। अंश, अंश मतलब भाग या हिस्सा, यहाँ तालाब विषय है। और अंश, इस अंश का मतलब होता है कंधा। अम्ब, अम्ब मतलब माँ, और अम्बु यानी जल। अपेक्षा, तुलना में, उपेक्षा या निरादर। तो इस तरह से बच्चों देखिए ये भी पाठ के हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसको भी आप लोग याद करेंगे। यहाँ दिया हुआ है अभ्यास कार्य में 3 पर्यायवाची शब्द लिखना। फिर नीचे देखिए, रेखांकित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्यों को रिक्त स्थान को पूरा करें। राह कितनी भी कठिन हो समझदार लोग निकाल ही लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? राह का पर्यायवाची शब्द यहाँ भरना है। बताओ, राह कितनी भी कठिन हो समझदार लोग, क्या इसका पर्यायवाची होगा? बताओ जल्दी। यहाँ कौन सा पर्यायवाची शब्द से पूरा करेंगे इस वाक्य को? मैं परीक्षा में ऐसा दे सकती हूँ। राह कितनी भी हाँ, समझदार लोग, रास्ता, रास्ता भी हो सकता है यहाँ पर। राह कितनी भी कठिन हो समझदार लोग रास्ता निकाल ही लेते हैं, या मार्ग निकाल, यहाँ पर रास्ता होगा बेटा, राह का रास्ता निकाल ही लेते हैं। ठीक है। सिंह पर सवार दुर्गा को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? दुर्गा को, दुर्गा का दूसरा कोई नाम? हाँ बोलिए। अम्बा, हाँ, अम्बा भी कहते हैं। स्त्री घर की स्वामिनी होती है इसीलिए कहलाती है, क्या कहलाती है? स्त्री घर की स्वामिनी होती है इसलिए क्या कहलाती है? गृह स्वामिनी। हाँ, स्त्री को गृह स्वामिनी भी कहते हैं। नदी नालों का गंदा पानी भी गंगा में मिलकर गंगा बन जाता है। क्या बन जाता है? हाँ, गंगा, गंगा जल बन जाता है। साक्षात मृत्यु को देखकर भी वीरों को से डर नहीं लगता। वीरों को, हाँ, मरने से, वीरों को मरने से डर नहीं लगता। यानी मृत्यु का दूसरा पर्यायवाची शब्द हो गया मरने। जो यहाँ वाक्य में फिट होगा बच्चों वही लिखना है। काला रंग होने के कारण यमुना का नाम पड़ा। क्या पड़ा? काला रंग होने के कारण यमुना को और क्या कहते हैं? यमुना को काला रंग होने के कारण, यमुना को कालिंदी, वेरी गुड। क आकर का, ल में छोटी की मात्रा ली, अनुस्वार, द में बड़ी की मात्रा कालिंदी। यमुना को कालिंदी भी कहते हैं। मेहमान लोग बिना तिथि बताए अचानक आ जाते थे इसलिए उन्हें कहा जाता था, क्या कहा जाता था? अतिथि। हाँ,
त में छोटी, थ में छोटी, अतिथि। चिड़ियाघर शब्द में आने वाले चिड़िया शब्द का अर्थ है, चिड़ियाघर में आने वाले चिड़िया शब्द का अर्थ है, बताओ चिड़िया शब्द का क्या पर्यायवाची होगा? पक्षी। हाँ ठीक है। अब यहाँ जो दिया हुआ है विलोम शब्द, ये विलोम शब्द आपको सब कॉपी में करना है। जितना बेटा अभ्यास जो दिया हुआ है ना, अभी मैं तुम लोग को होमवर्क बता दे रही हूँ, जितना अभ्यास कार्य दिया हुआ है, ये 3-3 पर्यायवाची ये ढूंढ कर आप लोग लिखेंगे सब कॉपी में। ये सारा आप लोग का होमवर्क है जो अभी मैं पढ़ा रही हूँ, ये अभ्यास कार्य आपका होमवर्क रहेगा। इसको कॉपी में सब बच्चे उतार के करेंगे, ठीक है। वाक्यों में रिक्त स्थानों में रेखांकित शब्दों के विलोम लिखिए। दुराचार की बातों से दूर रहकर, क्या विलोम में क्या होगा बताओ? दुराचार का विलोम, दुराचार का विलोम क्या होगा? सदाचार। दुराचार की बातों से दूर रहकर सदाचार की बातें अपनाओ। हिंदी में अ, ई और उ हर्ष स्वर है तथा आ, ई और उ कौन सा स्वर है? जल्दी बताओ, हर्ष का विलोम क्या होगा? दीर्घ। द में बड़ी की मात्रा, घ पर एक, दीर्घ। ठीक है, सुनाई पड़ रहा है सबको? हाँ हेलो, सुनाई दे रही है बच्चों? हेलो।